मिरर टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, आपको बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आप हमारे मिरर टीवी के जो शोज़ हैं, उनको देख भी रहे हैं और उन पर अपने कमेंट्स दे रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चर्चाएँ हम मिरर टीवी के हवाले से करें आपसे आपके साथ कि जो आम तौर पर न्यूज़ में नहीं आती हैं बातें। अखबारों की न्यूज़ में या टीवी चैनल्स की न्यूज़ में उतना नहीं आती हैं और जो एक्सक्लूसिव टाइप की खबरें हैं, क्योंकि मिरर टीवी का ऐसा मानना है कि हम खबरों की खबर आपको दिखाते हैं और खबरों की खबर से मुराद ये है कि तमाम जो खबरें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके अंदर की खबर क्या है, ये मिरर टीवी आपको बताता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे चीन के बारे में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इन दिनों बहुत बड़ी मुसीबत में किसी में फँस गए हैं। और जानने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनको मोदी जी का श्राप लग गया है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अब श्राप जो लग गया है तो वो क्यों लग गया है श्राप? मोदी जी कौन होते हैं किसी को श्राप देने वाले? श्राप के बारे में ये कहा जाता है कि पहले के दौर में हिंदुस्तान में जो यहाँ की संस्कृति है, सनातन संस्कृति, तो यहाँ के ऋषि मुनि श्राप दिया करते थे दूसरों को। और वो श्राप ऐसे होते थे कि अगर उनने किसी को श्राप दे दिया तो समझ लीजिए फिर उसका बंटाधार तय है। राजा परीक्षित जो कलयुग जब आया उसके पहले जो अंतिम जो राजा थे वो राजा परीक्षित थे। यानी कि 4 युग हैं आप जानते हैं, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और फिर कलयुग है। तो त्रेता में जो अंतिम शासक थे वो थे राजा परीक्षित और उन्हें एक ऋषि का ऐसा श्राप लगा था कि तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा 7वें दिन। उन्होंने पूरी कोशिशें की, राजा थे, लेकिन आखिरकार तक्षक नाग ने उनको डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। मोदी के बारे में भी ये कहा जाता है कि वैसे तो मोदी श्राप किसी को देते नहीं हैं और अगर उन्होंने श्राप दे दिया तो वो श्राप फलीभूत होके ही रहता है। वो जिस तरह से ब्रह्मास्त्र होता है कि जिस निशाने पर छोड़ा गया उसको वो अपना काम करके ही लौटेगा, आप उसको वापस नहीं ला सकते। इसी तरह से आप कितने भी जतन कर लो, अगर मोदी के श्राप के शिकार आप हो गए हैं तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। अब ये मोदी का श्राप लगता किसको है, किसको देते हैं वो श्राप? तो ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं है बात। क्यों? क्योंकि ये अनुभव की और तजुर्बे की बात है। चाहे वो हमारे देश के नेता हों, लालू यादव जो इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं और जब से उनके विरुद्ध जांच शुरू हुई है अभी तक, तो कुछ सालों पहले तक तो वो ये कहते रहते थे कि जिसको जांच करना कर ले हमारे खिलाफ। लेकिन जब जांच शुरू हुई और सबूत इकट्ठे करके और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो आज वो स्थिति में है, बहुत खराब स्थिति में है। बेचारे वो हॉस्पिटलाइज़ रहते हैं ज़्यादातर या घर पे रहते हैं तो भी उनका इलाज चलता रहता है, किडनी उनकी खराब हो चुकी हैं। राजनीति में वो अभी भी कोशिश तो करते हैं कि अपनी सक्रियता को दिखाएँ, समय-समय पे बयान भी देते रहते हैं, लेकिन अब वो कोई मतलब नहीं है उनका। उनकी चाल-ढाल बताती है, उनका लहज़ा बताता है कि अब उनका जो अंदर की जो अकड़ थी वो खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी को देख लीजिए आप, जब से मोदी साहब सरकार में आए तो लगातार राहुल गांधी उनके खिलाफ प्रचार करते हैं। प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है किसी के खिलाफ, क्योंकि एक राजनीतिक दल के वो एक वक्त में तो अध्यक्ष भी थे, हालांकि अभी नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि असली सर्वे सर्वा हाई कमान वही है, क्योंकि उनकी माँ का बरदस्त है उनके ऊपर, सोनिया गांधी जी का। और यहाँ तक कहा जाता है कि प्रियंका उनसे बेहतर साबित हो सकती थी या बेहतर साबित हो सकती हैं,
लेकिन किसी न किसी विशेष योजना के तहत राहुल गांधी को हमेशा आगे बढ़ाया गया और इसमें उनकी माँ सोनिया गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। और ये बात प्रियंका गांधी भी समझ गईं, इसलिए वो उन्होंने अपना दायरा सीमित कर लिया है। वायनाड की सांसद ज़रूर हैं वो, लेकिन जिस तरह से समय-समय पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देते हैं, वो प्रियंका जी उस तरह से नहीं देती हैं। और अगर वो कोई बात करती हैं तो तथ्यों के आधार पर करती हैं, उनकी बात सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि वो तथ्य उनके जो भी गुफ्तगू करती हैं वो, चाहे वो किसी चैनल पे अपना कमेंट दें या किसी भाषण में कोई बात करें, तो उसका कोई ना कोई आधार ज़रूर होता है। राहुल गांधी साहब जो बात करते हैं उनका कोई आधार नहीं होता कहीं। बेसिर पैर की वो बातें करते हैं। एक वक़्त में कहा करते थे कि साहब राहुल गांधी ने अपने प्रधानमंत्री राहुल गांधी ये कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने परम मित्र अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे दिए। फिर उन्होंने बाद में ये कहना शुरू किया कि साहब अडानी और अंबानी के लाखों करोड़ रुपए कर्जे मोदी जी ने माफ कर दिए। फिर वो कहने लगे कि साहब वो राफेल की जो खरीद हो रही है उसमें ये पिछले चुनाव से पहले की बात है, जो अभी वर्तमान में जिसमें वो दोबारा सत्ता में आए मोदी साहब, केंद्र में दोबारा प्रधानमंत्री बने, उसके पहले उन्होंने कहा कि राफेल के सौदे में बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई। और तमाम आरोप लगाने के बाद फिर तो वो आखिर में क्लाइमैक्स पे आ गए। उन्होंने तो एक नारा शुरू कर दिया कि ये मोदी साहब जो है अपने आप को चौकीदार कहा करते थे, प्रधानमंत्री उन्होंने कभी कहा ही नहीं। वो कहते थे हम तो सच्चे सेवक हैं हिंदुस्तान के लोगों के, जनता के। तो कहते थे हम चौकीदार हैं, ना किसी को खाएंगे और ना खाने देंगे। तो राहुल गांधी जी ने प्रचार प्रसार में अपने जब चुनाव आया तो उन्होंने एक नारा निकाला कि चौकीदार चोर है। और वो तमाम सभाओं में, जब सभाओं में जाते थे तो वहां पे वो लोगों से ये कहा करते थे, पहले शुरुआत में ही नारे लगवाते थे चौकीदार। अच्छा, कुछ उनके समर्थक बैठे रहते थे वहां पे, हमेशा रहते हैं। हर राजनीतिक जो सभाएं होती हैं वो इसी तरह होती हैं कि किराए की भीड़ उनमें लाई जाती है और अपने समर्थकों को ऐसे ऐसी जगहों पे बिठाया जाता है चारों किनारों पे कि वो उनकी आवाज एक जैसे हिंदुस्तान की जो जनता है उसके बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर जनता जो है वो उतना समझती नहीं है राजनीति को। तो जैसे लड़कियों की कोई सभाएं होती हैं, उसमें एक तरफ से अगर हुआ की आवाज उठी तो चारों तरफ से हुआ हुआ की आवाज उठने लगती है। तो इनके जो समर्थक हैं वो कहीं न कहीं से उन्होंने नारा लगाया चौकीदार, उधर से आवाज आती थी चोर है। अब भले ही और कोई कहे ना कहे, लेकिन वो कैमरे वाले जो तमाम होते हैं उन्हें तो कुछ सनसनीखेज चाहिए खबर। तो उन्होंने कवर कर लिया उसको कि चौकीदार चोर है। अब चौकीदार अगर चोर है तो आप कुछ सबूत तो दीजिए उसके, लेकिन सबूत कोई नहीं है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट में तक जब मामला गया और वो उनसे सबूत मांगे गए तो सबूत उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने माफी मांगी, लिखित में माफी मांगी। लेकिन उसके बाद भी वो बाज कहाँ आते हैं अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से। और अब जनता उनको बहुत हल्के में लेने लगी है, क्योंकि अब तो जनता समझ गई कि कांग्रेस का काम लग चुका है, अब कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। लेकिन एक विशेष वर्ग के लोग हैं जो चाहते हैं कि मोदी को हटाया जाए सत्ता से किसी भी तरह। बाकी चीजें तो बाद में देख ली जाएंगी कि मोदी का विकल्प है राहुल गांधी के, नहीं है। और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे या कोई और बनेगा, लेकिन मोदी को हटाओ। एक ऐसा वर्ग है देश में जो काम कर रहा है, उसका समर्थन राहुल गांधी को मिलता है, हमेशा कांग्रेस को मिलता है। तो वो बहुत संघर्ष मोदी साहब को करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी साहब ने 10 साल, बल्कि अब 11 साल कहेंगे हम, 2025 ये चल रहा है, 14 में वो सत्ता में आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि देश को वहां से उठा के वहां पहुंचा दिया जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दुनिया के तमाम 200, लगभग 200 देशों में भारत का जो अर्थव्यवस्था थी वो 11वें नंबर पे थी मनमोहन सिंह साहब की सरकार में। और मोदी साहब जब आए तो वो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था उन्हें विरासत में मिली। लेकिन उन्होंने अपने पिछले ही कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में उन्होंने उसको 11वें से 5वें पे ला दिया। और यहाँ तक कि जो ब्रिटेन हमारे देश पे हुकूमत जिसने की है लगभग 200 साल, तो वो हमसे पिछड़ गया अर्थव्यवस्था के मामले में, वो 6वें नंबर पे आ गया और भारत 5वें नंबर पर। और उसके बाद मोदी साहब ने इस चुनाव में ये वादा किया था लोगों से कि हम इसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे भारत को। उस समय कोई विश्वास नहीं कर रहा था,
लेकिन उसी दिशा में काम लगातार वो कर रहे हैं और इस समय चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन चुका है भारत। यानी कि जापान को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि अब हिंदुस्तान से पीछे है। चौथे नंबर पे भारत है और 5वें नंबर पे जापान है। तो मोदी साहब सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कांग्रेस क्या है, वो सिर्फ वादे करती है, बातें करती है। अभी कर्नाटक में इन्होंने वादे किए थे कि हम साहब अगर सत्ता में आए तो ये करेंगे और महिलाओं को ये देंगे। कुछ नहीं किया है इन्होंने वहाँ पे। वहाँ बड़ा असंतोष है। कर्नाटक की सरकार इस समय अस्थिर हो गई है। उनकी अपनी पार्टी में मतभेद हैं, क्योंकि जनता की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। विपक्ष भी आवाज़ें उठा रहा है। जनता कह रही है कि आपने जो वादे किए थे पूरे करो, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है। तो ये स्थिति है। राहुल गांधी को असल में उनकी मुसीबत क्या है कि उन्हें राजनीति चलाने का कोई ज़्यादा तजुर्बा है ही नहीं। कभी मंत्री नहीं रहे, कभी सरकार में नहीं रहे, तो वो नहीं जानते कि सरकारें कैसे चलती हैं। एक उनका बयान आया था जो बड़ी चर्चाओं में रहा कि तकरीबन 8,000 साढ़े 8,000 रुपए अगर हम कांग्रेस चुनाव आप जिताइए और कांग्रेस अगर जीतती है तो खटाखट होके पूरे देश के लोगों के खाते में या कर्नाटक के लोगों के खाते में वो पैसे आते चले जाएंगे। लेकिन आएंगे कहाँ से, ये ना वो बता पाते थे और ना वो आए पैसे कभी। यहाँ तक कि कर्नाटक में तो बहुत सारी महिलाओं ने, खासतौर से उनमें मुस्लिम महिलाएं बेचारी ज़्यादा थीं, क्योंकि अशिक्षित होती हैं वो ज़्यादातर। तो उन्होंने तो फॉर्म भी भर दिए कि साहब हमारा वो क्लेम है, तो आज तक नहीं आए वो पैसे। और राहुल गांधी जी अक्सर चीन को लेके भी मोदी जी पे आरोप लगाते रहते हैं कि आप चीन को डरते हैं, आप चीन से। उनका तो खुला कहना है कि आप चीन से डरते हैं। आपने हज़ारों किलोमीटर जो ज़मीन है, डोकलाम का जो मामला हुआ था, वो कहते हैं हज़ारों किलोमीटर ज़मीन जो है वो आपने चीन को दे दी। जबकि फैक्ट ये है कि कांग्रेस की सरकारों की कमी की वजह से, खासकर नेहरू सरकार की कमी की वजह से, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया, जो आज भी उसके पास है। और चीन ने अभी कभी नहीं कहा इस बात को कि हमारे पास 1 इंच भी जमीन हमने भारत की दबाई है। अरे तुम हजारों किलोमीटर कह रहे हो, वो ये तो कह सकता था ना कि हजारों किलोमीटर नहीं है, कुछ 100 किलोमीटर हमने दबाई है। तो उसकी तरफ से तो कोई बयान आया नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो कायम है। तो ये खबर राहुल गांधी साहब के लिए बड़ी चिंताजनक हो सकती है कि इस समय जो हम मूल मुद्दे पे आते हैं आज के टॉपिक के, और हमारा मूल मुद्दा ये है कि मोदी साहब का जो श्राप है वो इस बार लगा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को। और शी जिनपिंग साहब जो हैं इस समय बड़ी मुसीबत में हैं। तकरीबन 1 महीने से सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम में उनको नहीं देखा गया। और ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ का एक सबसे बड़ा मीडिया जिसको कहा जाता है, सरकारी है हालांकि वो, लेकिन चीन की जो खबरें हैं वो केवल सरकारी मीडिया के माध्यम से ही, ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से ही दुनिया के सामने आती हैं। क्योंकि वहाँ किसी मीडिया को, प्राइवेट मीडिया को या विदेशी मीडिया को ये अनुमति नहीं है कि वो उन अंदर ताक झांक करे कि उनकी देश में क्या हो रहा है, चीन में सरकार क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, आने नहीं देते वो वहाँ तक। तो मीडिया कैसे कवर करेगा उन चीज़ों को, तो कोई खबर छन के आती ही नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि चीन में कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है और 1 महीने से चल रहा है करीब-करीब। और यहाँ तक है कि ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन जिसमें 12 साल से चीन के राष्ट्रपति जा रहे थे, इस बार नहीं जा रहे वो। और उन्होंने चीन की सरकार की तरफ से एक बयान भी अब तो आ गया, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आया, उसमें छपा हुआ था कि चीन के प्रधानमंत्री चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि वहाँ प्रधानमंत्री की कोई औकात ही नहीं है। वो एक मोहरा होता है। जिस तरह से हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जो हैं वो एक रबर स्टैंप की तरह होते हैं, ऐसे ही चीन के प्रधानमंत्री को रबर स्टैंप माना जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति प्रणाली है शासन की। जैसे अमेरिका में अमेरिका राष्ट्रपति अमेरिका का बहुत प्रभावशाली होता है, यहाँ तक कि अगर वहाँ की संसद अगर कोई कानून पास करे या कुछ है, वो वीटो लगा दे तो वो राष्ट्रपति की चलेगी, संसद की नहीं चलेगी अमेरिका में। इस उससे भी ज़्यादा पावर चीन के राष्ट्रपति के पास है। और उनके ऊपर ये आरोप भी लगता है कि वो तानाशाही है उनके देश में। क्या कहा तो ये जाता है कम्युनिस्ट शासन है चीन में, लेकिन कम्युनिस्ट शासन के नाम पे तो वहाँ कुछ भी नहीं है। कम्युनिस्ट जो शासन होता है वो गरीबों के लिए होता है। वहाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो अमीरों के लिए हो रहा है। और गरीबों के साथ तो बड़ी ज्यादतियाँ हो रही हैं, खासतौर से मुसलमानों के साथ। रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो बहुत ही खराब स्थिति में चीन में।
लाखों की तादाद में उनको डिटेक्शन कैंप्स में रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि इनके इनके मानसिक सुधार की ज़रूरत है इनको, तो इनका मानसिक सुधार हम इन कैंपों में कर रहे हैं। वहाँ पे उनको यातनाएँ दी जाती हैं और तमाम तरह की उनको सज़ाएँ भी दी जाती हैं वहाँ पे। और कोई देश दुनिया का 56-57 जो कंट्रीज़ हैं, जिनको इस्लामिक कंट्रीज़ कहा जाता है, जिनमें पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरब जैसे देश भी हैं, वो भी कोई उँगली नहीं उठाते चीन के ऊपर, क्योंकि डरे हुए हैं, उनसे उनके व्यापारिक रिश्ते हैं। पाकिस्तान तो एक भीख का कटोरा लेके जब कहीं कहीं से नहीं मिलता तो चीन के पास जाता है वो, और चीन कुछ ना कुछ उसमें डाल ही देता है किसी न किसी तरह से। और वही बात से अमेरिका परेशान था, जो अब की बार वहाँ के सेना प्रमुख को ने राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने यहाँ डिनर पे बुलाया और ये कहा कि तुम्हारा कटोरा इस तरफ हमारी तरफ लाओ, उसमें हम अब कुछ डालेंगे आपको, क्योंकि चीन से तो अब तुम्हें ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है, जितना हम देंगे उतना चीन नहीं दे पाएगा। चीन से आप थोड़ा-सा अपने संबंध विमुख हो जाओ आप वहाँ से। तो चीन भी अमेरिका डरा हुआ था चीन से, जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं। बहरहाल हमारा कहने का मतलब यही है कि चीन से जो खबरें छन-छन के आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। ना तो वो ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में जा रहे हैं। अच्छा, अभी वहाँ का जो परमाणु एजेंसी थी चीन की, उनके जो इंजीनियर थे, जो उप प्रमुख जिनको कहा जाता था परमाणु निगम के, उनको हटा दिया चीन की सरकार ने। और कई वहाँ पे आर्मी के अधिकारियों को, कई मंत्रियों को, नेताओं को भी वहाँ पे नज़र है सरकार की टेढ़ी, और वो भी उनको भी अपने आप को खतरे में महसूस किया जा रहा है। अच्छा, वहाँ के पीएलए जो जिसके बारे में ये कहा जाता है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, और जिसके चीफ जो हैं वो शी जिनपिंग साहब ही हैं। क्योंकि वो तो सर्वे सर्वा हैं। वो सिर्फ़ वहाँ के राष्ट्रपति नहीं हैं, वो लिबरेशन आर्मी के भी चीफ हैं। तमाम चीन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब वही तय करते हैं। किसी की वहाँ चलती नहीं है। तो ये जो है चीन का मसला, तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जो एडमिरल थे, मियाओ हुआ, उनको भी अभी हटा दिया गया है 10-15 दिन पहले। चीन के राष्ट्रपति सामने आ नहीं रहे हैं, पता ही नहीं है उनकी जो फ़ोटो कम से कम रोज़ छपा करती थी ग्लोबल टाइम्स अखबार में, और उसके हवाले से तमाम दुनिया के मीडिया, अखबार और चैनलों पे खबरें आती थी, जो ग्लोबल टाइम्स पहले छापता था। तो वो भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स जो है बिल्कुल खामोश है इस मुद्दे को लेके कि राष्ट्रपति जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल तय हो गई ये बात कि वो किसी गंभीर परेशानी में पड़ गए हैं और उनके खिलाफ बगावत हो गई है वहाँ। वहाँ आर्मी के लोग भी और वहाँ के शासन तंत्र के लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं, और अब बिल्कुल ये लगभग तय होता जा रहा है वहाँ पे कि अब वो आगे सत्ता में नहीं रहेंगे, कोई भी आए चाहे। अब उनकी कोशिश ये भी है जिनपिंग साहब की कि कोई ऐसा आदमी लाया जाए जो डमी हो और जो उनके इशारों पे चले, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। आर्मी उनकी वहाँ नाराज़ है। अपने पिताजी की एक समाधि बनवा रहे थे वो, आप इससे समझ लीजिए, एक मेमोरियल बनवा रहे थे, एक स्मारक बनवा रहे थे। वो स्मारक इतना बड़ा है कि किसी नेता का स्मारक इतना बड़ा चीन में अभी तक नहीं है। उस पे वो नाम लिखवा रहे थे अपने पिता का, उसको रोक दिया आर्मी ने वहाँ की कि ये नहीं बनेगा, अभी इसका काम रुका हुआ है। तो शी जिनपिंग जैसा पावरफुल नेता, आर्मी चीफ, और वहाँ की आर्मी के दबाव में आना पड़ा, उनको काम रोकना पड़ा मेमोरियल का अपने पिताजी की। क्योंकि वो तो ये चाह रहे थे, जैसे हमारे देश में होता रहता है कि मायावती जी जब शासन में थीं तो उन्होंने तो अपनी ही मूर्ति लगवा ली थी लखनऊ में। कांशीराम साहब की मूर्ति लगवा ली थी। चलो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनने अपनी मूर्ति उन्हीं के बगल में लगा ली, जबकि उसमें बड़ा विरोध हुआ। लोगों ने हिंदुस्तान में कहा कि साहब ये तो हिंदुस्तान का कल्चर ही नहीं है कि जीवित रहते हुए किसी की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई जाए। तो बड़ा विरोध हुआ, लेकिन अब वो सत्ता में थी। तो जो सत्ता में होता है उसके पास बहुत पावर होते हैं। यही पावर इस समय शी जिनपिंग साहब के पास थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि साहब हमारे पिताजी का जो स्मारक है ये बनेगा, मेमोरियल बनेगा। काम तो शुरू हो गया उस पे। लेकिन अभी जब ऐसे ऐसी तरह की तमाम चीज़ें हैं, जो तानाशाहीपूर्ण उनका रवैया है कि ये होगा, वो सुनते कहाँ हैं कि नहीं होगा, किसी की नहीं सुनते। वो उन्हें कोई सलाह दे, मशवरा करे, विरोध करे, उसको कुचल दिया जाता, विरोध को उसे हटा दिया जाता सत्ता से।
तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके अब वहाँ पे बगावत बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब वो बहुत खतरे में है। अच्छा, मोदी साहब का श्राप उनको इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने मोदी से पंगा लिया, 2020 में डोकलम किया, जबकि मोदी जी जो है जब से सत्ता में आए, तो तभी से उनका रुख सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने रखा चीन के प्रति भी और शी जिनपिंग साहब के प्रति भी। उनको यहाँ हिंदुस्तान लाए, उनको गंगा आरती दिखाई बनारस में, उनको साबरमती आश्रम में ले गए, उनको वहाँ गुजरात में ले जाके झूला झुलाया अपने साथ। और ऐसा माना क्योंकि इतना जब किसी के साथ कोई करता है, तो कोई अगर वो इंसान है तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी एक ज़मीर होता है, वो जानता है कि यार हम ऐसे आदमी के विरुद्ध काम करें कि जो हमें इतना समर्थन जिसका है, जिसका प्रति जो हमारे प्रति ऐसा ध्येय रखता है, ऐसी भावनाएँ रखता है कि हमें अपने साथ लिए घूम रहा, प्रधानमंत्री है भारत का लेकिन हमारे साथ-साथ घूम रहा अपने सारे काम छोड़ के। तो चीन एक ऐसा देश है कि वो किसी का मीत नहीं है, उसके बारे में ही कहा जाता है। जिस जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है ऐसे ही, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने हितों के बारे में काम करता है। अगर किसी को ये भ्रम हो जाए, जैसे अमेरिका के कुछ राष्ट्रपतियों ने ओबामा से लेके ख़ास तौर से ये चर्चाएँ बहुत ज़्यादा तेज़ हुईं और जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने तो अमेरिका से ये आवाज़ें उठना शुरू हुईं कि हम नरेंद्र मोदी के बहुत पक्के यार हैं, मित्र हैं और अमेरिका भारत का बहुत पक्का दोस्त भी है। लेकिन वो सब जो कुछ भी था, अब ये बिल्कुल तय हो चुका है कि वो स्वार्थ के लिए अमेरिका कर रहा था। नरेंद्र मोदी साहब चूँकि वो कहते थे कि इंडिया फर्स्ट, तो जब उन्होंने इंडिया फर्स्ट की भावनाओं से काम किया और ये देखा कि अगर कोई देश हमारे इंडिया को चोट पहुँचा रहा है अपनी योजनाओं से या अपनी दोस्ती से, तो उन्होंने उससे किनारा करने की कोशिश की। दोस्ती तो रहेगी, लेकिन ब ऐसी दोस्ती नहीं रहेगी तुम जो कहोगे हम वो कर देंगे। तो ये बात अमेरिका समझ गया और उसने जो है अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का इस समय शासन है वहाँ। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया मोदी साहब के बारे में क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एटीट्यूड उनका अब चेंज हो गया है। अब ना तो वो मोदी साहब को दोस्त कह रहे हैं बहुत समय, ना ये कह रहे हैं कि भारत हमारा बहुत अभी अभी तक ये उनका रवैया रहा डोनाल्ड ट्रंप का और उनकी सरकार का कि पाकिस्तान से जब 5 मई को जो घटना हुई और हिंदुस्तान ने मिसाइल वहाँ फेंकना शुरू किया, उसके पहले तक वो हमेशा ये कहते रहे कि भारत हमारा दोस्त है और हम भारत के साथ हैं। अब कहाँ ये बयान आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि भारत के साथ रह के क्या करना है, भारत जब उनके काम का ही नहीं है। तो अमेरिका हमेशा उसका साथ देता है जो ऐसा देश है, जो उसके काम आता है और जो आँख मूंद के अमेरिका जो वो कहे वो करने को तैयार रहता है, जैसे कि पाकिस्तान है। लेकिन वो कभी भी दोस्ती नहीं निभाता अमेरिका किसी देश के साथ। यही रवैया चीन का है। चीन भी यही कहता रहा हमेशा हिंदी चीनी भाई-भाई, हिंदी चीनी भाई-भाई करके और भारत पे हमला कर दिया 62 में, 1962 में चीन ने। और ऐसे समय पे हमला कर दिया कि जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और वो चीन की बातों में आ गए कि जब ये भाई-भाई कह रहे हैं हिंदी चीनी को, तो वो कभी भारत के विरुद्ध तो चीनी लोग जाएँगे ही नहीं, ना वहाँ की सरकार जाएगी। और क्योंकि विश्वासघात कहा जाता है उस हमले को, भारत के ऊपर। ना तो भारत की तैयारियाँ थी, ना सैनिक तैयारियाँ थी, यहाँ तक कि हमारे सैनिकों के पास ऐसे समय में हमला किया गया जब बर्फ़ पड़ती है चोटियों पे हिमालय की, तो वहाँ वो बेचारे लड़ ही नहीं सकते थे, बर्फ़ उनके पैर गल जाते हैं क्योंकि उस तरह के जूते उनके पास नहीं थे। कोई साधन था ही नहीं, गोला-बारूद नहीं था, मैनेज नहीं कर रखा था युद्ध को, कोई योजना नहीं थी युद्ध की। भारत बिल्कुल बेफ़िक्र था कि हम पे कौन हमला करेगा, लेकिन चीन ने हमला कर दिया। वो तो यहाँ की सेना जाँबाज़ सेना जिसको कहा जाता है कि कभी किसी से पराजित हुई ही नहीं वो। तो उसने मुकाबला किया और वो चीन की मंशा धरी की धरी रह गई। लेकिन अ, कुल मिला के चीन ने तो अपना काम किया ना। तो चीन ऐसा दोगला मुल्क है और जॉर्ज फर्नांडिस जो यहाँ के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि हमें वैसा खतरा हमारा दुश्मन वाला जो खतरा है, जिसको हम दुश्मन समझते हैं सबसे बड़ा, वो दुश्मन हमारा पाकिस्तान नहीं है, बल्कि चीन से है हमें खतरा। उस बयान का विपक्षी पार्टियों ने, खास तौर से कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था कि वो हमारा एक मित्र राष्ट्र है और आप इस तरह की बात करते हैं, उससे हमारी विदेश नीति पे असर पड़ेगा कुछ। लेकिन वो बात बिल्कुल सही थी। चीन का जो तजुर्बा है हिंदुस्तान जिसको महसूस किया है हिंदुस्तान ने, वो वाक़ई ऐसा है कि वो हमेशा हिंदुस्तान के प्रति दुर्भावना रखता है। भले ही वो भाई कहे, दोस्त कहे लेकिन है नहीं। तो यही हुआ कि जब मोदी साहब ने इतना कदम आगे बढ़ाया और ये सब किया, उन्होंने तो कदम
पाकिस्तान के प्रति भी आगे बढ़ाया था, नवाज शरीफ के भी प्रति आगे बढ़ाया था, लेकिन हुआ क्या? तो ये विडंबना है। अच्छा, मोदी साहब के अंदर क्या है कि मोदी साहब का व्यक्तित्व जो है, उनके बारे में कहा जाता है कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व है उनके पास। और उनके बारे में अब तो ये काफ़ी स्पष्ट हो चुका, वो खुद भी कह चुके हैं कि 4-5 साल का उनकी ज़िंदगी का वक़्त हिमालय की गुफ़ाओं में, वहाँ की चोटियों पे अध्यात्म को समझने में गुज़रा कि अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है। एक समय उनकी ज़िंदगी का ऐसा था कि उन्होंने दुनिया से कट के वहाँ पे तपस्या की या जो भी किया, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, लेकिन वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई जानता नहीं है, ना मोदी जी उसके बारे में बहुत बात करते हैं कभी। अभी कुछ चुनाव के पहले उन्होंने एक बयान दे दिया था कि उनसे तो ईश्वरीय शक्ति की डायरेक्ट बातचीत होती है, वहाँ से आता है कि क्या करो, क्या ना करो। तो इसका राहुल गांधी जी ने बड़ा मज़ाक उड़ाया, क्योंकि वो तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी धर्म को मानते ही नहीं है, उनका तो दिखावा है जो भी है, चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं, फिर कभी मुसलमानों के मौलवी बन जाते, मौलाना बन जाते, और क्रिश्चियन तो वो हैं ही एक तरह से देखा जाए तो। तो उनका अपना कोई धर्म ही नहीं है किसी धर्म के प्रति। मोदी की आस्था है सनातन धर्म के प्रति, और सनातन धर्म की जो बुनियाद है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद है। तो हमारे देश के राजनीतिक दल क्या हैं? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और दूसरी पार्टियां हो, मोदी जी की दुश्मनी कितनी भी हो, लेकिन फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जैसा कांग्रेस ने किया मोदी के साथ, ऐसा तो कभी नहीं किया मोदी ने कांग्रेस के साथ कि उनको जेल भिजवाने की कोशिश में लगे रहे। और अब तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसले आ चुके कि तमाम जाँचें जो मोदी के खिलाफ बिठाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, वो सब गलत थीं। उस समय के वो चाहे वो सुशील कुमार मौर्य हों या हमारे चिदम्बरम साहब हों, जो भी गृह मंत्री रहे हैं, बहुत ही साजिशपूर्ण तरीके से गुजरात में मोदी के ऊपर आरोप लगाए गए और फिर उन पे मुकदमे चलाए गए और उनको जेल भेजने की कोशिश की गई। लेकिन उनकी रक्षा कहीं आवरण ऐसा था उनके चारों तरफ के, जो हो नहीं पाया वो मकसद पूरा। और यहाँ तक कि वो बाद में सत्ता में आ गए, यानी जनता ने उन्हें अपनी आँखों पे बिठा लिया, उनके साथ जो जो ज्यादती इन लोगों ने की तो। तो अब तो वो जनता के प्रधानमंत्री हैं। वो तो कहते हैं कि मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं तो जनता का सेवक हूँ। और जनता के लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, वो करके दिखा रहे हैं। जो 11वें से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को बना दिया, ये मोदी का ही चमत्कार है। ये ऐसा काम था जो जो संभव ही नहीं था, लेकिन करके उन्होंने दिखा दिया। अभी बहुत कुछ उन्होंने 370 हटाया, जो असंभव लगता था। विपक्षी कहते थे, कांग्रेस भी कहती थी कि साहब खून की नदियाँ वहाँ बह जाएँगी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब यही कहते थे, कुछ नहीं हुआ। तो मोदी जी के बारे में ये है कि मोदी जी किसी का बुरा नहीं चाहते। ना उन्होंने कभी लालू यादव का बुरा चाहा, ना अपने विरुद्ध तमाम दुष्प्रचार करने वाले राहुल गांधी का बुरा चाहा, और ना किसी विदेश के नेता का, चाहे वो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रहे हों, चाहे मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति रहे हों, और चाहे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो रहे हों, जिन्होंने खुल के मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था और तमाम मूल-जलूल बयान दिए जिनका कोई आधार ही नहीं था। और चाहे वो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो ट्रम्प हैं, जो जो अब मोदी के प्रति दुर्भावना रखते हैं, दुश्मनी वाला व्यवहार कर रहे हैं एक तरह से, एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह रहे हैं वो। ना तो वो व्यापार समझौता अभी तक उन्होंने किया, चीन से कर लिया जो उनका बहुत मुखालिफ देश माना जाता था, लेकिन भारत से अभी तक नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या है ये किसी को पता नहीं है, ट्रम्प के मन में। क्योंकि दुर्भावना पाल ली उन्होंने मोदी के प्रति, और दुर्भावनाओं की कई वजह हैं जो हम अपने पिछले एपिसोड में आपको कई बार बता चुके हैं, अब उसको क्या दोहराना बार-बार। आप सभी जानते हैं क्योंकि अब वो चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं। तो ट्रम्प ने मोदी से पंगा लिया, तो ट्रम्प का अपने ही देश में कितना विरोध हो रहा है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। उनके परम मित्र थे जिनके वजह से वो चुनाव जीते, और 1000 करोड़ डॉलर से ज़्यादा राशि जिन्होंने खर्च की थी उनके चुनाव में, खुल के उन्होंने स्वीकार भी किया इस बात को। एलन मस्क साहब, उन्हीं से उन्होंने पंगा ले लिया ट्रम्प ने, और वो वहाँ से उनका दुर्दिन शुरू हो गए, क्योंकि एलन मस्क कोई मामूली शख्सियत नहीं है, जिसके लिए ये रूस जैसी सत्ता कह रही हो। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा हो कि अगर वो चाहें और उनके देश में उनके साथ कोई जाति हो तो वो चाहें तो यहाँ आ सकते हैं रूस में। उनके पिता एलन मस्क के अभी हिंदुस्तान आए थे, फिर उसके बाद रूस भी गए थे। तो ये जो है इस तरह से चीज़ें जो हो रही हैं,
तो वो तमाम चीज़ें जो है वो इस बात को दिखाती हैं कि ट्रंप के जो हैं दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। और ट्रंप के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और होने वाला है अभी। तमाम अदालतों ने उनके खिलाफ फैसले दिए, तमाम उनके विपक्षी तो उनके खिलाफ पड़े ही हैं, लेकिन उनके अपनी पार्टी के जो सत्ता के लोग हैं, उनके पार्टी के अपने ही सांसद हैं, वो उनके विरोध में कई मुद्दों पे आ गए हैं खुल के कि ये ट्रंप अच्छा नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के हित में नहीं है ये चीज़ें, इससे अमेरिका बर्बाद होगा आगे जाके। आप कह तो ये रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट और हम अमेरिका को दुनिया में नंबर 1 की पोज़ीशन जो खोती चली जा रही थी वो दिलाएँगे, लेकिन वो है कहाँ? वैसा है नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, अच्छा यही चीज़ जो है ट्रंप के बाद जो शी जिनपिंग का जो रवैया है मोदी साहब के प्रति, वो तो जब ये सत्ता में आए थे मोदी साहब 2014 में, और इन्होंने शी जिनपिंग के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और दोस्त कोई उसमें कोर-कसर छोड़ी नहीं थी कि जो कुछ आपने किया, धोखा किया हिंदुस्तान के साथ, हिंदी, चीनी भाई-भाई कह के और फलाँ कह के, लेकिन चलिए अब हम लोग फिर से हाथ मिलाते हैं। आप एक बड़ा देश है और हम भी अब भारत भी अब उसी सफ में आ रहा है। तो हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं अच्छा दुनिया के लिए और एक दूसरे के लिए, और चीन के लिए आप उस हमारे भारत की मदद से क्या अच्छा कर सकते हैं, भारत चीन की मदद से क्या अच्छा कर सकता है। ये तमाम बातें थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने डोकलाम कर दिया। और डोकलाम करने के बाद जबकि वो बिल्कुल खुला एक बेसिर पैर के आरोप वो लगा रहे थे कि साहब ये तो ज़मीन हमारी है। और उसकी वजह ये है कि अभी तक सीमा समझौता स्पष्ट तौर पे चीन के साथ हमारा है नहीं। उसका फ़ायदा चीन उठाता है समय-समय पे। और अभी राजनाथ सिंह ने जब चीन ने शंघाई सहयोग संगठन के देशों ने जो एक संयुक्त घोषणा पत्र बनाया था जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का ज़िक्र नहीं थे, और उसी वजह से राजनाथ सिंह ने जब मना कर दिया कि हम इस पे दस्तखत नहीं करेंगे, तो चीन को समझ में आई बात कि यार ये तो हिंदुस्तान तो बहुत आगे जा सकता है। हमने सोचा नहीं था, क्योंकि घोषणा पत्र जारी ही नहीं हो पाया उसके बाद। तो चीन की तरफ से चीन के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने ये कहा कि नहीं साहब हमारे बीच में सीमा विवाद तो हैं और वो गंभीर हैं और हम उनको अब सुलझाएँगे। ये बात आज तक कभी नहीं कही चीन ने, क्योंकि वो तो उलझाए रखना चाहता है हिंदुस्तान को उन सीमा विवादों के दायरे में। जैसे कि पाकिस्तान उलझाए रखता था। जो शिमला समझौता किया था इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ, वो सीमा समझौते पे ही तो था, एलओसी पे ही था, जिसको अभी मूर्ख वहाँ के शासकों ने ये कह दिया कि शिमला समझौते को हम रद्द कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। तो अगर शिमला समझौते को तुम कैंसल कर दोगे, तो वो सीमा विवाद फिर तुम कुछ कह ही नहीं पाओगे। हिंदुस्तान तो किसी भी हद तक तुम्हारे देश में पाकिस्तान में चला जाएगा, और वही अभी युद्ध में उसको जो उसका डर था पाकिस्तान का, वो यही था कि शिमला समझौते को हमने निलंबित कर दिया है। और वो इसलिए किया था कि सिंधु जल समझौते को भारत ने निलंबित किया, तो कह रहे हम इसको निलंबित कर रहे हैं। मूर्खों ने ये नहीं सोचा कि इससे तो नुकसान उन्हीं का है। अरे वो सीमा ही खत्म हो गई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, हिंदुस्तान कहीं भी चला जाए, आप नहीं कह सकते कि हमारी सीमा में आए कैसे। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये सुलझाने की बात थी, और वो सब प्रक्रिया चल भी रही थी कहीं न कहीं अंदर खाने, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था, कुछ सुधार तो हुआ ही है हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भले ही दिखावे के लिए किया जा रहा हो, लेकिन नेताओं की बयानबाज़ी दोनों देशों के वो ये इसी दिशा में है कि कुछ अच्छा हो रहा है। और अब जो है वो अ, चीन जो है वो इस समय जिस संकट में फँस गया, तो हर कोई समझ रहा है इस बात को, जो इंसाफ की बात करेगा और न्याय की बात करेगा, कि चीन ने भारत से और मोदी साहब से खास तौर से दगा किया, धोखा किया, डोकलाम करके। क्योंकि एक ऐसा देश, एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री जो ये कह रहा है कि जो अतीत में जो हुआ उसको भूल के हम नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, जिनपिंग साहब, और आप ये कर रहे हैं। तो अब ऐसे में मोदी साहब ने तो कोई श्राप नहीं दिया। मोदी के बारे में जो कहा जाता है कि उनका श्राप जिसको लग जाता है वो बचता नहीं है। तो वो सच सच बात ये है कि वो आदमी मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, वो ऐसी शख्सियत का नाम नहीं है कि किसी को श्राप दे। वो तो हमेशा दुआएँ देते हैं और यही कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का हम अनुयायी समर्थन करते हैं, और चूँकि हम सनातन के अनुयायी हैं, तो पूरी दुनिया खुश रहे, हर मुल्क खुश रहे, हर देश का राजनेता खुश रहे, किसी को कष्ट हो ही नहीं, हमारे देश की जनता खुश रहे, हमारे विपक्षी जो हमें कोस रहे हैं दिन-रात पानी पी-पी के, वो भी खुश रहें। तो वो तो ये कहते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और इस तरह की भावनाएँ रखता है अपने दुश्मनों के प्रति भी, तो ईश्वर या कुदरत उसको माफ़ नहीं करती कभी। उसकी तरफ से श्राप ईश्वर देता है, फिर श्राप क्या देता है? वो तो श्राप देने वजह से अदालतें हैं
कि किसी के खिलाफ फैसला दे देती हैं कि इसको आजीवन कारावास, अब इसको कार्यपाल का अंजाम देती है, पुलिस है, जेल है, प्रशासन है, वो फिर जो अदालत फैसला देती है उस पे अमल करवाते हैं वो। लेकिन ईश्वर तो एक ऐसी सत्ता का नाम है कि उन्हीं को फैसला देना है, उन्हीं को श्राप देना और फिर अमल भी उन्हीं को करवाना। कौन बचेगा? यही हुआ शी जिनपिंग के साथ। श्राप मोदी ने तो नहीं दिया, लेकिन मोदी का श्राप ही कहलाएगा वो जो उनको ईश्वर की तरफ से लगा है। और यही वजह है कि मोदी तो फल फूल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें। सीटें कम करा दी विपक्षियों ने, दुनिया भर के नारे लगा के चोर है, चौकीदार, फलां है, ढिकां, और एक वर्ग जो उनके खिलाफ था, मोदी साहब के, उसने उन्हें समर्थन भी दे दिया, वोट भी दे दिए, तो सीटें तो कम हो गई बीजेपी की, लेकिन सरकार उन्हीं की चल रही है। मोदी साहब की कामयाबी है और कोई बरद हस्त है उनके ऊपर। वरना इस तरह के बहुमत में ऐसे बड़े-बड़े फैसले लेना, जो ले रहे हैं वो किसी से डरते नहीं हैं और वो फैसले ले भी रहे हैं, और उनका जो उनके सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो उनका समर्थन भी कर देते हैं उन फैसलों पे। तो अब बताइए आप, अभी वक्फ बिल का जो मामला था, सारा विपक्ष ये जानता था कि किसी कीमत पे ये पास नहीं हो पाएगा, लेकिन वो पास हो गया। तो ये चमत्कार हैं, और मोदी के प्रति चमत्कार कुदरत करती है हमेशा, याद रखिए आप इस बात को। ये अतीत में आप जाइए, इतिहास को देखिए, मोदी का 14 से जो कार्यकाल है, या गुजरात का उनका जो कार्यकाल रहा, गुजरात में इतना भीषण भूकंप आए थे कि सब तहस-नहस हो गया था, लोगों ने गुजरात को खत्म मान लिया था। मोदी ने वहाँ पे फिर खड़ा कर दिया अपने 12 साल के शासनकाल में लगभग वहाँ पे। वहाँ पे जो कच्छ जहाँ तबाह हो गया था, उन्होंने उसको, वो तो उनके बारे में कहा जाता है कि आपदा में भी अवसर तलाश करते हैं वो। बिल्कुल जो तबाह हो गया था कच्छ, खंडहर इमारतें और दुनिया भर का सब बर्बादी, तो उन्होंने उसको टूरिज़्म बना दिया मोदी साहब ने। उन्होंने कहा कि तमाम देश और विदेश के लोगों से, पर्यटकों से कहा कि आप लोग आइए। उन्होंने कहा साहब क्या आइए, वहाँ तो तबाह हो चुका सब भूकंप से, सब मिट गया। अरे कल वो तबाही देखने आइए, भूकंप कैसे नाश करता है दुनिया का, ये देखिए। तो इसमें बड़ा मज़ा आता है लोगों को। आपने देखा होगा सड़क पे किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कौन क्या हो रहा, हम उसकी मदद तो नहीं करते, खड़े होके तमाशा देखने लगते हैं। कोई बस का किसी बस से एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन का ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाए, और उसमें तो हम देखने जाते हैं 2-2 4 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर 50, यार चल को देख के आए वहाँ पे इस तरह का हादसा हुआ। तो हमारी मानसिकता ऐसी है हिंदुस्तान के लोगों की। और उन्होंने जब ये नारा दिया था, मोदी साहब ने जब वो सत्ता में आए थे कि अच्छे दिन आएँगे, तो उन्हीं से सवाल पूछा विपक्षी पार्टियों ने, साहब कब आएँगे? अरे अच्छे दिन तो तब आएँगे जब पूरा देश उन्हें समर्थन देगा। तो ये विपक्षी पार्टियों ने तो कोई समर्थन उन्हें दिया नहीं। ये तो हमेशा से अड़ंगेबाजी कर रहे हैं, मोदी साहब को सरकार चलाने ही नहीं दे रहे हैं। बेसिर पैर के आरोप लगाते हैं जिनको साबित, और हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि वो बच के निकल भी जाते हैं, क्योंकि आरोप लगाए और भाग लिए। ऐसा किसी और देश में नहीं हो सकता था। अगर आप आरोप लगाएँगे तो आपको साबित करना पड़ेगा, वरना जेल जाना पड़ेगा आपको। आप बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ, या चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ, या पुतिन रूस के राष्ट्रपति जो हैं, कोई इस तरह के आरोप लगा सकता है वहाँ पे? अरे वो तो छोड़िए, बहुत बड़े-बड़े देश हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या सेना प्रमुख पे लगा सकता है कोई इस तरह के आरोप? और जो लगाएगा उसका अंजाम भी भुगतेगा। अभी देखिए इमरान खान ने सत्ता में बने रहने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें करी थी। अब वो कुछ ऐसा नहीं है, वो आरोप नहीं थे, उनमें सच्चाई भी थी। लेकिन सच्ची बातें भी वो उनको नागवार गुज़री और वो सरकार से उनको जाना पड़ा। तो इतनी आज़ादी, जितनी आज़ादी हिंदुस्तान में है, चाहे वो वर्ग विशेष की बात की जाए या आम जनता की बात की जाए, तो मोदी को कोई भी गाली दे सकता। और मोदी कहते हैं कि साहब इन्हीं गालियों से मेरी शख्सियत संवरती है। आप और दीजिए, मुझे अंदर से हौसला मिलता है उन गालियों से, और हिम्मत मिलती है, और ये होता भी है। और वो नए सिरे से फिर और भी ज़्यादा। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि शी जिनपिंग के साथ जो हो रहा है, वो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जो किया, उसका परिणाम है, और ये बिल्कुल तय बात है। क्योंकि उन्होंने तो अभी पिछली बार जब राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने तो संविधान में बदलाव करके ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि वो आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे चीन के, और कोई विरोध भी नहीं कर पाया था, और आजीवन राष्ट्रपति उनको रहना भी था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आजीवन राष्ट्रपति छोड़ो, वो तो अभी हटने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि वो कोई ना कोई वहाँ का राष्ट्रपति दूसरा बनेगा। भले ही वो, अब उनकी कोशिश ऐसी है कि वो अपना आदमी वहाँ लाना चाहते हैं, कोई डमी उस पद पे। लेकिन वो भी शायद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हैं वो, अच्छा चीन की जो आर्थिक स्थिति है, या वहाँ का जो प्रगति है, जीडीपी रेट है, ग्रोथ रेट, वो बहुत कम हो गया है। और जो भी वहाँ की खबरें, चूँकि मीडिया को जाने नहीं देते वो, ना तो अपने मीडिया को, ना विदेशी मीडिया को, तो उनकी खबरों के बारे में पता ही नहीं पड़ता कि वहाँ हो क्या रहा है।
और जो अपनी फर्जी तरक्की जो दिखा रहे हैं वो अब दुनिया समझ चुकी है कि चीन जो है बहुत खस्ताहाली की हालत में है। अभी देखिए पाकिस्तान के साथ उन्होंने कोशिश की कि हमें, और उन्होंने कौन-सी मदद दे दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान उन्हीं के दम पे लड़ रहा था लेकिन कुछ नहीं किया, क्योंकि वो करने की स्थिति में ही नहीं है। और तमाम हज़ारों करोड़ डॉलर का जो कर्ज़ पाकिस्तान के ऊपर है, तो चीन ये चाहता है कि ये किसी तरह मिल जाए, वो उसको डूबा हुआ मान रहा है। इसलिए अंदर खाने तो नाराज़ है, पाकिस्तान की जनता चीन से नाराज़ है, वहाँ पे चीन के जो तमाम इंजीनियर्स या जो भी काम कर रहे हैं योजनाओं पे, तो वो उनको मारा जा रहा है पाकिस्तान पे, उनके खिलाफ हमले किए जा रहे हैं, आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि ऐसी स्थिति में अब राहुल गांधी का आप देख लीजिए, राहुल गांधी बहुत मोदी साहब पे आरोप लगाया करते थे। अभी देखिए कि दिल्ली की अदालत ने उनके बारे में जो उनके खिलाफ मामला चल रहा नेशनल हेराल्ड वाला, उसमें ये कह दिया कि अब रोज़ाना सुनवाई होगी और अब वो जो मामला लटका हुआ था, अब लटका नहीं रहेगा, कोई ना कोई फैसला आएगा, क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। तो बहुत मुसीबत में फँस गए राहुल गांधी और उनकी माँ भी, सोनिया गांधी जी भी उसमें, क्योंकि वो भी उसमें आरोपी हैं और बड़ा मामला है वो। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि भले ही वो मोदी ने कोई बद्दुआ ना दी हो चीन को, लेकिन चीन अपने दुर्दिनों से गुज़र रहा है इस समय, ख़ास तौर से वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो आप ये समझ लीजिए कि मोदी भले ही किसी से कुछ नहीं कहे, लेकिन जिस देश ने या जिस विपक्षी नेता ने या जिस भी व्यक्ति ने मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया और बेसिर पैर के आरोप लगाए, या मोदी ने तो अच्छा कदम बढ़ाया, आपने उसको गलत समझा और उसका फायदा उठाने की कोशिश करी, तो वो जो देश है या वो व्यक्ति है, वो आगे उसका उसके साथ अच्छा नहीं हुआ कुछ भी। और ईश्वर जो है वो करता है, मोदी नहीं करते। मोदी की तो सीमाएं हैं, वो एक व्यक्ति हैं हमारे आपकी तरह, वो क्या करेंगे? लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापी है, पूरी दुनिया में है। वो तो किसी भी कहीं पे भी, ट्रम्प के साथ देखिए क्या हो रहा है, ओली के साथ क्या हुआ, केपी शर्मा ओली के साथ, मोएज़ू जो मालदीव के राष्ट्रपति, उनके राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, मोदी के खिलाफ मुँह खोला और तमाम आरोप प्रत्यारोप किए उनके खिलाफ, क्या हुआ उनका? तो आप ये समझिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा देश इतने सुरक्षित हाथों में महफूज है कि जिसके ऊपर ईश्वर का बरदस्त है, और जिसके ऊपर ईश्वर का बरदस्त है, उस देश का कोई क्या बिगाड़ेगा। यही वजह है कि हम लगातार और आगे और ऊपर चलते चले जा रहे हैं। जिस तरह से कोई रॉकेट होता है, ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाता चला जाता है। यही 2014 के बाद से हो रहा है कि मोदी साहब ने जो उसको अर्थव्यवस्था को जो ऊँचाइयाँ दी हैं, वो निश्चित तौर से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। और हम बहुत महफूज हाथों में हैं। इस समय हिंदुस्तान के जो लोग हैं, यहाँ की अवाम है, यहाँ की जनता है, मौज कर रही है। आप देखिए ईरान में क्या हो रहा है, गोले बरस रहे हैं, मिसाइलें बरस रही हैं, इज़राइल में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ, तमाम सीरिया, दमिश्क, यमन, ये सब देशों में क्या हो रहा है, और हम मौज मौज में हैं। और फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि साहब हम बहुत कष्ट में हैं। खास तौर से यहाँ के मुसलमान भाई हमारे वो आरोप लगाते हैं कि हम बहुत कष्ट में हैं। और जब उनसे ये कहा जाता है कि साहब कष्ट में हो, तो जिस देश में आपके तो 55-56 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पे आपकी सरकार है, आप सऊदी अरबिया चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, ईरान चले, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मौज हम हिंदुस्तान में काट रहे हैं वो कहीं है ही नहीं, और फिर भी कोस रहे हैं। तो हम केवल एक संदेश लोगों को देना चाहते हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों हमारे या विदेश के नेता हों। क्योंकि ये जो हमारा मिरर टीवी का जो प्रोग्राम है, ये पूरी दुनिया में देखा जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि बेसिर्फ देखिए, आरोप लगाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप लगाइए, आरोप लगाइए, सज़ा दिलाइए उसको, लेकिन जब ऐसा है ही नहीं, तो आप बेसिर पैर के आरोप क्यों लगा रहे हैं भई? और लगाएँगे तो आप ये भी तो देख लो कि जिनने ऐसे किया है उनके साथ क्या हुआ। ईश्वर से डरो आप ईश्वर से भी नहीं डरना चाहते। तो एक संदेश हमारा हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को भी है, इस सेशन के इस बातचीत के हवाले से, कि सब अगर एक होके हिंदुस्तान के हित में काम करें। जब मोदी का पूरी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, तब तो वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था 11वें से आ गया हिंदुस्तान, वहां ले आए मोदी साहब। अगर सब सहयोग करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और इंडिया फर्स्ट की भावना जो बिल्कुल होना चाहिए, विपक्षियों में भी होना चाहिए। केवल ठेका इसका क्या मोदी के पास है?
तो इसको समझिए आप लोग। और हम फिर किसी एपिसोड में आगे आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।